हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 में आया था, जिसको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। इससे पहले जो एक्ट आया था वो उसके 10 साल पहले आया था, 1909 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जो है हम उसके 10 साल बाद का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ते हैं। पर आपने देखा होगा, हमने अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एक्ट्स पढ़े हैं या चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं, उनके प्रोविजंस को कवर करने से पहले हमेशा हमने जो है उसकी जो भूमिका है, बैकग्राउंड है, या उस समय एक्चुअल में सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो उसके बारे में बात की, ताकि हमें पता लग सके कि ये जो है एक्ट क्यों लाया गया, क्या ज़रूरतें थी और क्या रिफॉर्म करने के लिए या किस चीज़ में सुधार लाना था या किन चीज़ों को दबाना था, वो जो है उनको पता लग सके, उनका बेसिकली एम समझ में आए। इसीलिए हम हर बारी की तरह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के कुछ रीजंस जानने की कोशिश करेंगे या उसका बैकग्राउंड कवर करेंगे। तो अगर हम इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें, तो जैसे मैंने अभी बात की थी, 1909 में जो है इसका जो है पिछला एक्ट आया था, तो उससे जो है वहाँ के जो भारतीय लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। अब संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट या बड़ा प्रोविज़न दिया गया था वो था पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था किसको? मुस्लिम्स को, कि उनके जो हैं इलेक्शंस जो होंगे उसमें सेपरेट कम्युनिटी, मतलब उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो ही खड़े होंगे और वो जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे, और जो वोटिंग राइट्स हैं, वोट करेंगे, वो भी मुस्लिम करेंगे। तो इसलिए एक सेपरेट उनका सिस्टम बना दिया। तो इस चीज़ से ऑब्वियस सी बात है, और जितनी भी कम्युनिटी है वो संतुष्ट तो नहीं होगी। तो इसी वजह से जो है एक ये इशू उभरा। और ओवरऑल ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें ना 1905 से 1915 तक अप्रॉक्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही, क्या होता है जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी। काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं गुप्त तौर पर भी बन रहे थे। जैसे हमने अपनी जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाली वीडियो में देखा था, गदर पार्टी भी फॉर्म हुई थी, जो बेसिकली विदेश में हुई थी। भारत में बोले जाएँ तो भाई युगांतर समिति थी, अभिनव सोसाइटी थी, ऐसे कई सारे जो हैं इंसिडेंट भी हुए थे। तो ओवरऑल क्या है, लोगों में असंतोष तो था ही, ठीक है। ऊपर से क्या हो रहा था, जो है उस समय पे सूरत स्प्लिट भी हुआ था, मुस्लिम जो है लीग भी बनी थी। पर अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जो है लखनऊ समझौता हो गया, मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस से मिल गई। अब वो लखनऊ समझौता क्या था, जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल के नेता अलग अलग हो गए थे, वो जो है यहाँ लखनऊ समझौते में एक हो गए। क्यों? क्योंकि जितने भी गरम दल के नेता थे, जो मेन लीडर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी। और किसके एफर्ट से जो है ये हुए थे? तो जो होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था एनी बेसेंट का, और हमने तिलक जी का भी पढ़ा था, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए, लोगों में डेवलप करने के लिए बखूबी काम किया था। और उनकी वजह से जो है एक लखनऊ समझौता भी होता है, जिससे जो है कांग्रेस में जो दरार आई थी, अब वो दरार भर गई। इसी तरह जो है मुस्लिम लीग का जो पर्पस था कि भाई कांग्रेस के कामों में अड़ंगा डालो और ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार रहो, वो जो पॉइंट था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब वो कांग्रेस से जाके मिल गए। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, टर्की है वगैरह, वहाँ पे जो है अटैक नहीं किया जाएगा या उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। बट अब क्योंकि जो है टर्की अगेंस्ट थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ रीजंस बने थे। और कांग्रेस ने जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर वायदा किया था, इस वजह से जो है ये एक हुए। तो रीज़न चाहे जैसे भी रहे हों, जैसे अभी हमने बात की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि कांग्रेस से ओवरऑल जो है ये मिलन के बाद में
जो है कांग्रेसी वासियों ने, मतलब कांग्रेसियों ने क्या किया, स्वराज के जो है स्वराज देने का वायदा कर दिया। तो ओवरऑल क्या है, ये एकता बढ़ने लगी और कन्वर्ट होने लगी जो है एक तरह से विद्रोह में। तो अब इन चीज़ों को सेटिस्फाई करना था उनको, ताकि जो है भाई जो इस एक्ट से संतुष्ट नहीं थे उसका समाधान निकाला जाए। इस एकता में ये जो उसका हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं किसी भी तरीके से। अब जो है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। स्वराज का ये जो नारा है इसको किसी तरीके से रोका जाए, लोगों को संतुष्ट किया जाए। ये जो नेशनल मूवमेंट करने की विचारधाराएं हैं वो ख़त्म की जाए किस तरीके से, और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे कमान लगाई जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने ज़रूरी थे। अब इससे क्या होता है, हमने जब 1848 का क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट जो पढ़ा था उस समय पे हमने देखा था जो ब्रिटेन में वहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है और बेसिकली वहाँ से जो सिस्टम रन होता है, वहाँ पर जो है पोस्ट बनी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो भारतीय सचिव था। वो जो भारतीय सचिव था वो था मिस्टर एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, 20 अगस्त को 1917 तक आते आते इन्होंने घोषणा करी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो प्रस्तावित सुधार हैं जो बेसिकली इस एक्ट में हैं उनको लागू करना चाहती है। और उसमें क्या खास बात है, वो जो है भारतवासियों को जो है स्वशासन करने की छूट देती है कि आप अपना शासन खुद करिए, इसकी छूट देती है। तो इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट मतलब इनकी गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए आप अपना शासन करें, उसकी छूट देती है। किस तरीके के फॉर्म में, उत्तरदायी शासन, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे। ये जो है उन्होंने ये मेंशन किया, जिसके लिए वो बेसिकली भारत में शिमला में मीटिंग करने आए। और अब मीटिंग में अकेले तो बैठेंगे नहीं ना, तो ऑब्वियसली बात है, एक तो खुद सचिव ये एडविन मॉन्टेग्यू बैठे, और फिर जो है वाइसराय जो थे उस समय के लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उनकी डेफिनेटली उनकी काउंसिल। तो ये सब जब बैठे तो ओवरऑल इस बैठक का रिजल्ट क्या निकला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 8 जुलाई 1918। ध्यान रखे ये एक्ट नहीं है, एक्ट 1919 में आया था, ये थी रिपोर्ट। अब इसी रिपोर्ट को जब कांग्रेस ने पढ़ा तो उनके जो है डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आए। तो अब इन डिफरेंट ओपिनियन में से मैं बताती हूँ कि कौन क्या मानता था। अब जैसे तिलक थे, वो थे गरम दल के नेता। उनका मानना ये था कि एक सूर्य विहीन उषा काल है, मतलब अब सूरज के बिना कैसी उषा, तो एक तरह से ये भी अंधकारमय ही है। वहीं एस.एन. बनर्जी जो थे, उनका मानना था, जो उदारवादी नेता थे, कि भाई ये सुधार तो अच्छा किया है उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सुधार ला रही है और जो वायदा कर रही है कि भाई वो जो है एक उत्तरदायी शासन देंगी, एक स्वशासन की छूट देंगी, तो ये जो है वो अच्छा कर रही है। इसीलिए जो है ये चीज़ जब उन्होंने बोली 17 अगस्त 1918 में, तो अब फिर से भाई अभी जुड़े, कितना ही समय हुआ था कि भाई 1918 में फिर से कांग्रेस जो है उसमें फूट डल गई विचारधाराओं की वजह से। तो जो कांग्रेस है, एक हिस्सा तो भाई वही तिलक के हाथ में था उनकी विचारधाराओं का, एक था उदारवादी संघ, ठीक है, जिसका नेम बेसिकली क्या कर दिया गया, जो है इंडियन लिबरल एसोसिएशन, मतलब अखिल भारतीय उदारवादी संघ, और उन्होंने इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा। अब हमने इतनी तो बात कर ली कि भाई ये जो है एक्ट की क्या क्या नीड्स थी, उस समय क्या सिनेरियो चल रहे थे, और जो है मॉन्टेग्यू ने क्या डिक्लेरेशन की। इसीलिए तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, जहाँ पिछले एक्ट में जो है लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। तो इसी जो है हमने ये सब बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में ऐसा भी क्या था जिसके लिए, जहाँ तिलक जी कह रहे हैं ये तो भाई देख रहे हो कि सूर्य विहीन उषा है, और वहीं एस.एन. बनर्जी कह रहे हैं नहीं अच्छे सुधार है। तो अब हम खुद इनके बारे में पढ़ते हैं और भाई अपने अकॉर्डिंगली जो हमारी समझ बनती है हम उसको देखते हैं। तो पहला तो की पॉइंट जो सबसे मेन वही वाली बात जो अभी हमने की,
उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो है एक उत्तरदायी शासन या एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वायदा किया, जो अब बेसिकली पूर्ण रूप से हम कहें तो उत्तरदायी तो नहीं था, ठीक है, जो आगे होगा उसके कंपेयर में ये पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन तो नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अब हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे के पॉइंट्स में, जिससे हमें पता लगेगा कि ऊपरी ढांचे में तो दिया। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे दी, एक डायरकी लाके जिसमें जो है रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स देते हैं, जिसमें भारतीय मंत्रियों को कुछ विषयों पे अधिकार देते हैं पर काफ़ी सीमित तौर पर। वो हम अभी आगे के पॉइंट्स को जब पढ़ते चलेंगे ना हमें और क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, जिसके अभी हमने बात की थी, भारतीय सचिव, उनकी एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी, काउंसिल ऑफ इंडिया। अब उसमें जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स में करी कमी जो है मिनिमम 8 से मैक्सिमम 12, जो बेसिकली पहले 15 हुआ करते थे। अब क्योंकि इन्होंने जो है मेंबर्स में कमी करी है, तो उन्होंने जो है भारतीय सचिव की एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स में जो है कमी करने के कारण एक हाई कमिश्नर पोस्ट स्थापित की, ठीक है। और अब ऐसा क्यों हुआ, मेंबर्स कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी या एक हाई कमिश्नर पोस्ट क्यों करी, तो उसका यही रीज़न था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमने 1858 के एक्ट में देख लिया था कि भाई एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया काम करती थी उधर से बेसिकली ब्रिटेन से, और इंडिया से जो करती थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसराय की होती थी वो करती थी। तो इसका जो पेमेंट था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का 1858 से लेकर 1919 तक जो है इसका वेतन भारतीय संचिव निधि से दिया जा रहा था। और अब जो है ये बात कह दी गई कि इसका जो पेमेंट है, जितने भी पेमेंट है उन लोगों की, वो ब्रिटिश कोच से होगा। अब कोष उनसे होगा तो भाई अपने पैसे बचाने के लिए तो मेंबर्स कम किए ही जाएंगे ना, और मेंबर्स कम किए जाएंगे तो काम तो उतना ही है ना, एरिया तो उतना ही है रूल करने के लिए। तो इसीलिए जो है एक हाई कमिश्नर पोस्ट को बनाया गया, ठीक है। और क्या किया गया, तो और जो है भाई एक जो है कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसे हम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, CAG, उसकी नियुक्ति करी और लोक सेवा आयोग का गठन किया। अब जो है आज के जो कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल की तरह उनका काम नहीं था, उस समय जो है बेसिकली निगरानी रखने के लिए किया जाता था, इन्हें अपॉइंट फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए और लेखा जोखा बनाए रखने के लिए अपॉइंट किया, और लोक सेवा जो है आयोग जो है सिविल सेवा में सुधार लाने के लिए बनाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है। और क्या किया, और जो है अब सांप्रदायिकता का जो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था कि भाई पृथक निर्वाचन मंडल जो है मुस्लिमों को दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दी गई सांप्रदायिक आधार पे। अब जो है इन्होंने औरों को भी दी ये जो है पृथक निर्वाचन मंडल, किन्हें किन्हें, पंजाब के सिखों को, मद्रास के गैर ब्राह्मणों को और एंग्लो इंडियन ब्रिटिशर्स को। आई थिंक यहाँ ज़रूरत तो नहीं थी, बट ठीक है उन्होंने जो है यहाँ पे दिया गया, ताकि जो है जो भी कम्युनिटीज़ जो हैं उन्हें लगता है कि भाई वो संतुष्ट नहीं है, तो इस तरीके से जो है सिखों को दे दो, थोड़े गैर ब्राह्मणों को दे दो, तो संतुष्ट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अब भाई सिखों को दे दिया, गैर ब्राह्मणों को दे दिया और एंग्लो इंडियन ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने कहा ना कि भाई उत्तरदायी शासन लागू किया, तो सिस्टम भी तो चेंज होगा ना। तो इंटरनली काफ़ी बड़ा चेंज जो है सिस्टम में लाया गया, जो केंद्र में जो है उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया और जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब भाई द्विसदनात्मक व्यवस्था बड़ा तगड़ा नाम है, सेंट्रल बाइकैमरल जो है लेजिस्लेटिव। अब भाई ये जो है इस सिस्टम के अंदर क्या किया गया, जो केंद्र में दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, एक तो राज्य परिषद जो आज के समय में हम देखते हैं ना राज्यसभा वो, और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव विधानसभा जो आज के समय में हम लोकसभा देखते हैं या निम्न सदन कह लें वो। तो इस तरीके से जो है डिवाइड कर दिया गया। तो ये क्या हो गया,
ये हो गया, अरे पेन कहाँ गया, ये हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। अब इसमें जो मेंबर्स थे वो थे 60, जो हर 5 साल के लिए नियुक्त होते थे, और इसमें मेंबर्स थे अप्रॉक्सीमेटली 144 से 145 जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे। अब इसमें भी जो है डिविजन्स किए गए, जैसे 34, 26 या फिर 33, 27। इनमें से जो है ये 34 थे, ये होते थे निर्वाचित, बाकी तो मनोनीत ही होते थे। और पहले सारा सिस्टम ऐसे ही चलता था मनोनीत करके, बट अब जो है निर्वाचन सिस्टम आ गया। उन जो है 104 जो है यहाँ पे निर्वाचित किए जाएंगे, और जो है 33-34 जो है इधर निर्वाचित किए जाएंगे। अब इलेक्शंस होगा तो ऑब्वियसली अब क्या है, कहीं कहीं जगह जो है इंडियंस को राइट दिए जाएंगे ताकि उत्तरदायी शासन लागू किया जा सके। अब पॉइंट यह है कि जो राज्य को दिया गया, राज्य परिषद जो था उसको बजट स्वीकार करने का अधिकार नहीं दिया गया। वहीं जो है ये जो अधिकार था ये लोकसभा को कह लो जो आज के समय की है, और उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधानसभा थी, उनको दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोविंसेस की। तो प्रोविंसेस के बीच जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन था वो पॉपुलेशन बेस नहीं था, जैसे आज के समय में हम देखते हैं पूरा सिस्टम वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और जो वोटिंग राइट्स दिए गए वो वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक तो नहीं थे ना। तो पॉपुलेशन बेस नहीं था, तो बेस क्या था? बेस था प्रॉपर्टी, संपत्ति, किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है ये डिपेंड करती थी। अभी जो है हम ऊपर एक पॉइंट देखेंगे, ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, वही इलेक्शन सिस्टम जो अभी हमने बात की, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें इससे पहले नॉमिनेशन होता था, अब इलेक्शन हो गया जिसमें राइट दिया गया। एक तरह से प्रॉपर राइट नहीं कह सकते, बट ठीक है, कुछ सीमित हद तक जो है विमेंस को मेन के साथ जो है वोट देने का राइट दिया गया। ठीक है, वही हम अब क्लियर करते हैं कैसे। अब भाई किन बेसिस पे? संपत्ति के आधार पे। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी या कोई भी औरत आकर जो है वोट दे दी क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं, नहीं, यहाँ कोई ये रीज़न नहीं है, संपत्ति का आधार बनाया। अब संपत्ति में भी भाई कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी ना भाई। सबके लिए संपत्ति की जो डेफिनेशन है या मतलब क्राइटेरिया है अलग होता है भाई। किसी के लिए तो उसकी संपत्ति उसके बर्तन, उसकी किचन ही हो सकते हैं, किसी के लिए भाई उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो सबके लिए संपत्ति का दायरा अलग हो सकता है। तो इसीलिए कुछ तो एलिजिबिलिटी उसमें भी बनानी पड़ेगी। तो 3 पॉइंट्स वहाँ क्लियर कर दिए गए, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, खुद की अपनी हो, दूसरा उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो, ठीक है, तीसरा जो उसके पास लैंड है वो लैंड रेवेन्यू पे करता हो। ये अगर तीनों कंडीशन वो पूरी करता है तो उसे 3000 वोट देने का राइट मिल जाता है। आप देख रहे हो, मतलब एक नहीं, उसे सीधा 3000 वोट देने का राइट मिल जाता है। ठीक है, अब सीमित तौर पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीमित तौर पे जो है जो भी अधिकार मिले हैं वो काफ़ी सीमित थे। तो ओवरऑल यहाँ हम देखेंगे 75% जो वोट्स है ना वो अभी भी जो है लोग दे ही नहीं पा रहे। बजट पे 75% लोग अब भी जो है वोट कर ही नहीं पा रहे। तो जो विधायिका है, जो अभी हमने बात करी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो आज के समय की लोकसभा होती है, उसमें जो है प्रश्न पूछने का, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं उन्हें पूछने का अधिकार दे दिया और स्थगन प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दे दिया। बट अभी भी बात वही है, बजट यहीं से ही होना है, और बजट पे अभी भी 75% जो है वो जो है इंडियन वोटर्स तो वो कर ही नहीं सकते, वोट कर ही नहीं सकते। और जो बजट है, अब बजट का जो सिस्टम था केंद्रीय और प्रांतीय बजट में डिवाइड कर दिया गया। और अभी हमने बात की थी डायरार्की की, तो प्रांतों में जो है डायरार्की लाने का जो श्रेय है वो 1919 के एक्ट से ही आता है। अब ये आया कहाँ से, इसका परिचय कहाँ से मिला, या जन्मदाता कौन थे? तो लियोनल कार्टेज जो थे उनकी बुक डायरार्की से
ये रेफरेंस मिलता है। तो अब ये क्या है, जो भी केंद्रीय और प्रांतीय हैं, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो हैं हम अभी बात कर रहे हैं, वो उनमें उन्हें जो है कुछ विषयों में बांट दिया जाता है। जैसे आज भी कई सारे विषयों में बांटा जाता है, पर अब जो है 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल लिस्ट बना दी और एक जो है प्रोविंशियल लिस्ट बना दी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डाले गए सेंट्रल लेवल पे, तो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पब्लिक डेप्थ हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, करेंसी कॉइनेज हो गया, कॉमर्स, सिविल, क्रिमिनल लॉ हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, ऑल इंडियन सर्विसेज हो गई। तो वहीं अब आप देखोगे अगर प्रोविंशियल लेवल पे, तो इंटरनल लॉज हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिगेशन, इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्री, सुपरविजन ऑफ लेबर, फेमाइन रिलीफ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, मेडिकल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स इन सब में बांट दिए गए कि भाई किस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वर्क करेगी और किस पे जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्क करेगी। अगर आपने नोटिस किया हो इन सब टॉपिक्स को, तो जितने भी ऐसे टॉपिक्स या ऐसे लिस्ट जो हैं बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट को पावरफुल बनाती है, वो सारे पॉइंट्स इधर हैं। जैसे डिफेंस पावरफुल बनाती है, फॉरेन अफेयर्स पावरफुल बनाती है, रेलवे कम्युनिकेशन पावरफुल बनाती है, टेलीग्राफ लाइन, पब्लिक डेप्थ, करेंसी उनके हाथ में है, कॉमर्स उनके हाथ में है, क्रिमिनल लॉ बाकायदा उनके हाथ में है, ऑल इंडियन सर्विसेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी उन्हें पावरफुल बनाती है, वो सारे पॉइंट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वहीं जो बेसिकली ग्रोथ के लिए होते हैं पॉइंट्स, जितने भी लिस्ट में ये हैं, ये ग्रोथ के लिए होते हैं। जैसे इंटरनल लॉ हो गया, जस्टिस हो गया, भाई फॉरेस्ट का आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, ठीक है, आप इरिगेशन देख लो, जितना भी खेती बाड़ी के लिए हो गया, ठीक है, फैक्ट्रीज के इंस्पेक्शंस कर लो, फेमाइन रिलीफ ले लो, ठीक है, एजुकेशन हो गया, पब्लिक डेप्थ, हेल्थ। तो आप देख रहे हो ये हो गए कि मतलब आपका जो स्टेट है, प्रोविंस है, उसके ग्रोथ के लिए जो जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो यहाँ रख दिए गए। पर उसमें भी आप ये देखो डायरकी यही आती है कि भाई आप देख रहे हो कि एक सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में जो है इसे विभाजित कर दिया गया, क्योंकि हमने एक तो बायकैमरिकल लेजिस्लेटिव पढ़ा कि भाई राज्यसभा और जो है विधानसभा में बांट दिया। वहीं अब ये डायरकी क्यों है, क्योंकि ये जो लिस्ट बांटी गई है ना सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में, प्रोविंशियल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। अब पॉइंट ये है ये डिवीजन कैसे है या इनमें क्या टॉपिक्स आते हैं। तो जितने भी रिजर्व सब्जेक्ट हैं अगर आप देखें तो इसमें वो टॉपिक्स आ रहे, जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, जो इसमें भी कुछ हद तक पावर जो है उनके पास पहुंचाते हैं या उनके लॉ इन्फोर्स करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए ना, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट अब इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, वो सारे इधर आ जाते हैं रिजर्व सब्जेक्ट में, जो इसमें गवर्नर के अंडर जो है ये रिजर्व सब्जेक्ट रखे जाते हैं। और ये गवर्नर आपका गवर्नर जनरल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हर एक जो है प्रोविंस में गवर्नर को बिठाया जाता है, ये वो है। और ये जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह नहीं होती, क्योंकि ये भाई डायरेक्टली सेंट्रल के पास, मतलब सेंट्रल के पास नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, पर गवर्नमेंट जो है वो सीधा जो है यहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। जो स्टेट ऑफ जो है सेक्रेटरी है वो और गवर्नर जनरल, ये सीधा इंटरफेयर कर सकते हैं। और वहीं जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने बताया एक तरह से जो ग्रोथ के लिए ही होते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गई, पब्लिक वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि भाई दे देनी चाहिए, ताकि हम कुछ टॉपिक्स तो देंगे या कुछ लिस्ट देंगे तो इंडियंस को लगेगा कि भाई ठीक है उन्हें शासन करने का अधिकार दिया गया है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाल के वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाल दिए और वो जो है इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से दे दिया कि प्रॉपर उनके डिसीजंस चल रहे हैं, नहीं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरी तरह से जवाबदेह हैं। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा ही पड़ेगा।
और स्कोप जो इंटरफेरेंस का था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। और ओवरऑल जो बात आती है इन दोनों ही सब्जेक्ट्स की, तो इसमें जो है दोनों जगह ही वाइसराय कंट्रोल कर सकता है, देख रहा है, और इनके पास जो है वीटो पावर होती है। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट है जिससे इसका एंड होता है कि भाई हर 10 साल में इसकी जो है जांच करने के लिए एक कमेटी बैठेगी, जो आगे चल के कौन सी कमेटी बैठती है, साइमन कमीशन जो है वो आती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि भाई इस एक्ट के थ्रू भाई गवर्नमेंट का सिस्टम बदला गया, उसे किस तरीके से जो है सेंट्रल बायकैमरिकल लेजिस्लेटिव या हमें द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं उसमें विभाजन करता है, और जो है इसमें वो लाता है, क्या बोलते हैं, द्वैत शासन लाता है, जिससे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यही होती है जो अब हम बात कर रहे थे ना, सबसे पहला पॉइंट उत्तरदायी शासन, क्योंकि इन्होंने डायरकी दी रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट से, जिससे भारतीय मंत्रियों को कुछ विशेष अधिकार मिल गए और राइट टू वोट भी एक तरह से मिल गया, पर वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सीमित था। इसी वजह से जो है हमने कहा ये पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन जो था वो नहीं था। तो अब जो है हम आगे जो है अपने मूवमेंट की सीरीज़ को पूरी तरह से कवर करते चलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आप जो है प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।